एमके टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं आज इसरो में आए हुए पेपर के बारे में। ये पेपर 10/2/2019 का है। ये पेपर तिरुवनंतपुरम का पेपर है। इस पेपर में टोटल क्वेश्चनों की संख्या 80 है। 80 क्वेश्चन है इस पेपर में टोटल, और ये पेपर 10/2/2019 का पेपर है। इस पेपर में अपना पहला इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन है। एक वितरण ट्रांसफार्मर होता है। वितरण ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज के मान को कम करता है। जो अपने यह वितरण ट्रांसफार्मर होता है वो 11 केवी के वोल्टेज को 11,000 वोल्टेज को 440 वोल्टेज में बदलता है। 11,000 के वोल्टेज को 440 वोल्टेज में बदलने का अर्थ है कि ये वोल्टेज के मान को कम कर रहा है, और जो वोल्टेज के मान को कम करता है उसे अपन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसका आंसर अपना सही होगा, बी आंसर इज करेक्ट आंसर। दूसरा अपना क्वेश्चन है, किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात 10 है। यदि इनपुट सप्लाई आवृत्ति 50 Hz है तो आउटपुट सप्लाई आवृत्ति का मान कितना होगा। देखो, इसमें अपन कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी अपनी इनपुट फ्रीक्वेंसी बराबर फ्रीक्वेंसी अपनी आउटपुट फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफार्मर में इनपुट फ्रीक्वेंसी का मान आउटपुट फ्रीक्वेंसी के मान के बराबर होता है। इसमें अपनी सप्लाई आवृत्ति यानी इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 Hz दे रखी है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी का मान भी कितना होगा, 50 Hz होगा। अपना आंसर इसमें सही होगा, बी आंसर अपना इजे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन अपना 3 नंबर क्वेश्चन, तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल किसके लिए प्रयोग किया जाता है। शीतलक, रोधक, कंपन पृथक्कारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, अपना तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल काम में लेने का उद्देश्य यह है शीतलन करना, साथ ही इंसुलेशन का काम भी वो करता है। लेकिन मुख्य इन दोनों में से अपन को कंफर्म करना है कि कौन सा सही है, तो अपना आंसर होगा ए, शीतलक के लिए तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल का प्रयोग किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल ब्रीदर का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। इसमें नमी का अवशोषण रोकने के लिए, दूसरा ऑप्शन है आग को रोकने के लिए, तीसरा है तापन को रोकने के लिए, चौथा है उपरोक्त में से उपयुक्त सभी। तो इसमें आंसर होगा अपना ए, नमी का अवशोषण रोकने के लिए। ट्रांसफार्मर की सिलिका जेल जो ब्रीदर में भरी जाती है वो नमी सोखने का कार्य करती है। अपना अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, किसी वितरण ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात 10/100 है। यदि प्राइमरी की धारा 100 एम्पियर है तो द्वितीय की धारा का मान क्या होगा। देखो, अपना क्वेश्चन होता है कि फेरा अनुपात का एक सूत्र होता है K बराबर I1/I2। K बराबर I1/I2। तो इसमें K का मान दे रखा है 100। K का मान कितना दे रखा है 100। K का मान दे दिया इसमें 100 बराबर I प्राइमरी धारा I1 का मान कितना दे दिया 100, और I2 अपन को ज्ञात करना है। तो वज्र गुणा करके अपन इसे हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 1 एम्पियर। आंसर इसमें अपना सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, 3 फेज प्रेरण मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर मुख्यतः खालिस्तान के लिए प्रयोग किया जाता है। 3 फेज की अपनी मोटर है। 3 फेज की अपनी जो मोटर होती है, इस मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग क्यों किया जाता है। पहला ऑप्शन अपना प्रारंभिक गति को कम करने के लिए, दूसरा है प्रारंभिक आघूर्ण कम करने के लिए, तीसरा है प्रारंभिक धारा कम करने के लिए, चौथा है उपरोक्त में से एक भी नहीं। तो ध्यान रखना, किसी भी मोटर में, चाहे 3 फेज की मोटर हो, चाहे सिंगल फेज की मोटर हो, चाहे डीसी की मोटर हो, किसी भी मोटर में स्टार्टर मुख्यतः स्टार्टिंग धारा के मान को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा अपना सी, स्टार्टिंग धारा के मान को कम करने
के का उद्देश्य मोटर को स्टार्टिंग के समय में उच्च करंट लेती है, तो उच्च करंट का मान को नियत रख के मोटर की सुरक्षा करने के लिए मोटर में स्टार्टर लगाया जाता है। चाहे वो स्टार डेल्टा स्टार्टर हो, DOL स्टार्टर हो, गैलेरी पिंजरा टाइप कोई सा भी स्टार्टर हो, प्रतिरोध स्टार्टर हो, कोई सा भी स्टार्टर हो, इसका उद्देश्य है स्टार्टिंग धारा के मान को कम करना। अगला क्वेश्चन अपना 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन 10 ध्रुव मोटर का ध्रुव अंतराल 2 है। ध्रुव अंतराल कितना है? 2। स्लॉटों की संख्या का मान क्या होगा? देखो इसमें सूत्र होता है एक, अपना सूत्र है पिच बराबर स्लॉट बटा पोल। स्लॉट बटा पोल। तो ध्यान देना इसमें अपना पिच ध्रुव मोटर का ध्रुव अंतराल, यहाँ पे अपन ये कहेंगे कि ध्रुव मोटर में ध्रुव अंतराल का मान कितना होगा, यानी कि इसमें पूछ रहा अपने स्लॉटों की संख्या पूछ रही है। तो पिच को मल्टीपल कर देंगे पोल से, पिच को पोल से मल्टीपल कर देंगे, ध्रुव अंतराल कितना है 2 बराबर स्लॉटों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। स्लॉट बटा पोल का मान कितना है 10, तो 10 को 2 से इंटू करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 20। ध्यान सूत्र याद होगा तो ऑप्शन इजी हो जाएगा आंसर निकालना। पिच बराबर स्लॉट बटा पोल। अगला क्वेश्चन अपना 8 नंबर क्वेश्चन, किसी 4 ध्रुव मोटर के कुल विद्युत डिग्री का मान कितना होगा? पोलों की संख्या कितनी है? 4। देखो वैद्युतिक डिग्री ज्ञात करने का सूत्र है पोल इंटू वैद्युतिक डिग्री ज्ञात 180 इंटू पोलों की संख्या। तो 180 को अपन गुणा करेंगे, 4 पोल है तो 4 से, तो कितना हो गया इसमें 4 से इंटू किया तो 720 डिग्री अपना इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना घरेलू सिंगल पंखा खालिस्तान का एक उदाहरण है। घरेलू स्लिंग पंखा, स्लिंग फैन होता है छत पंखा का एक उदाहरण है। तो स्लिंग फैन एक फेज मोटर होती है, 2 फेज प्रेरण मोटर होती है, DC मोटर होती है, ब्रूस मोटर होती है। वह अपनी होती तो सिंगल फेज मोटर है, लेकिन उसमें अपन एक फेज को 2 फेज में बांट कर चलाते हैं, तभी वो शब्द स्टार्ट होती है। कैपेसिटर स्टार्ट, स्थायी कैपेसिटर मोटर। तो इसमें आंसर अपना होगा बी आंसर इज ये करेक्ट आंसर। अगला है दिक् परिवर्तक। कम्यूटेटर का दूसरा नाम है दिक् परिवर्तक, खालिस्तान में प्रयुक्त होता है। यानी कि इसमें देखो मोटर के नाम दे रखे हैं, एकल फेज मोटर, 3 फेज प्रेरण मोटर, DC मोटर, ब्रूसलेज DC मोटर। तो कौन से मोटर के अंदर अपना कम्यूटेटर प्रयोग किया जाए? सबको पता है DC की कोई सी भी मोटर होगी कम्यूटेटर प्रयोग करेंगे। आंसर दीजिए सी, आंसर दीजिए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टर क्यों काम में लिया जाता है? इन्वर्टर काम में लेने का उद्देश्य, आप इन्वर्टर इस वजह से काम में लिया जाता है, तो अपने घर पर भी इन्वर्टर लगाते हैं ताकि आपातकालीन बिजली की कटौती के समय विद्युत आपूर्ति को कंटिन्यू रखने के लिए इन्वर्टर अपन लगाते हैं। ये क्या करता है, अपने घर में जो स्टोरेज बैटरी होती है उनमें स्टोरेज बैटरी में DC स्टोर होती है और DC को ये चेंज करता है AC में। इसमें अपना करेक्ट आंसर होगा ए आंसर, ई दीजिए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन है 230 वोल्टेज 50 Hz पर काम करने वाले किसी एकल फेज मोटर को 1200 लीटर जल 30 मीटर की ऊंचाई तक में पंप करने के लिए लगने वाली अश्व शक्ति का पता लगाएं। जल को पंप करने के लिए लिया गया समय कितना है? 15 मिनट है। मोटर की दक्षता 80% है। तो ये कैसे निकालेंगे? देखो बहुत इजी है। इसमें अपन कैसे निकालेंगे, इसमें निकालना क्या है, मोटर की दक्षता 80% दे रखी है। मोटर की दक्षता कितनी है? 80% है। और पंप करने के लिए समय 15 मिनट है। ऊंचाई अपनी कितनी है? 30 मीटर है। पानी का मात्रा कितनी है? 1200 लीटर है। 230 वोल्टेज 50 Hz से चल रही है। और क्या ज्ञात करवा रहा है इसमें ज्ञात करवा रहा है अपने पास में HP।
HP ज्ञात करना। तो HP ज्ञात करवाने के लिए पहले देखो इसमें अपन को क्या दे रखा है, इसमें अपन को क्या दे रखा है उसके बारे में समझेंगे। पहले सबसे पहले इसमें अपन को दक्षता दे रखी है 80%। तो अपन आउटपुट दे रखे, तो सबसे पहले आउटपुट ज्ञात करेंगे, फिर आउटपुट से अपन इनपुट ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो कैसे, अश्व शक्ति का अर्थ हो गया इनपुट। तो देखो कैसे, आउटपुट बराबर एक सूत्र होता है F इंटू एस बराबर T इंटू 75, T इंटू 75। फोर्स बल कितना है, इसमें कितना बल लगाएंगे 1200 इंटू एस, विस्थापन कितना है इसके अंदर 30 मीटर, दूरी 30 मीटर, समय कितना दे रखा है 15 मिनट है, या समय किस में दे रखा है मिनट में। तो इंटू करेंगे अपन 60 से, मिनट में समय दे रखा है 60 से इंटू कर दिया, और इंटू 75। इसे अपन हल करेंगे, गुणा करके मल्टीपल करेंगे, तो इसमें आंसर आएगा अपना 0.45। अब ये 0.45 अपने पास में आउटपुट का मान है। किसका मान है अपने पास में, आउटपुट का मान कितना हो गया 0.45। अब आपको इसमें इनपुट बराबर नेठा यानी दक्षता, आउटपुट, इनपुट ज्ञात करनी है आपको। तो यहाँ पे अपन क्या कहेंगे, दक्षता कितनी है 80 भाग परसेंटेज में दे रखा है तो भाग 100 लिखेंगे, इनटू इनपुट कितना है आपने 0.45 अपने इनपुट में आ गया। इसे हल करेंगे तो आंसर आएगा अपने पास में 0.65 HP। ये अपना क्या हो गया, इसके अंदर इनपुट का मान हो गया, यानी अश्व शक्ति का मान अपना हो गया। अगला क्वेश्चन, तापस्थायी खालिस्तान के लिए प्रयुक्त एक युक्ति होती है, तापस्थायी क्यों प्रयोग में ली जाती है। पहला ऑप्शन इसमें वोल्टेज का पता लगाने तथा तापमान का नियंत्रण करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है धारा का पता लगाने तथा तापमान का नियंत्रण करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है तापमान का पता लगाने तथा उसे नियंत्रण करने के लिए। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से एक भी नहीं। तो ध्यान, थर्मोस्टेट तापमान का पता लगाकर उसका मान को क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, थर्मोस्टेट। आंसर अपना इसमें सही होगा, सी नंबर ऑप्शन लीजिए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, ELCB एक खालिस्तान होता है। ELCB फुल फॉर्म अर्थ लिखे सर्किट ब्रेकर, ये सुरक्षा युक्ति होती है। दूसरी बात, ये धारा नियंत्रण युक्ति होती है। तीसरी बात, ये वोल्टेज नियंत्रण युक्ति होती है। चौथी बात, B व C दोनों। ध्यान रखना, ये सुरक्षा युक्ति तो है ही है, लेकिन ये अर्थ की सुरक्षा युक्ति, अर्थ फॉल्ट के बारे में बताएगी। लेकिन ये ध्यान रखना, ये धारा पर भी नियंत्रित होती है और वोल्टेज पर भी नियंत्रित होती है। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे, जैसे MCB है, MCB धारा नियंत्रण 240 वोल्टेज की होगी, 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, 6 एम्पियर, 16 एम्पियर, ठीक है, 40 एम्पियर, 25 एम्पियर, तो वो करंट नियंत्रण है। लेकिन जो ELCB होती है, धारा और वोल्टेज दोनों नियंत्रित होते, तो अपना आंसर होगा अपना डी आंसर इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना, अर्गलन रिले, यानी कि अर्गलन रिले नीमी शब्द है, लेचिंग रिले का दूसरा नाम है अर्गलन रिले। ये इस रिले के बारे में देखो ऑप्शन दे रखे, बिजली बंद होने के बाद अपने संपर्क को स्थायी स्थान पर बनाए रखते हैं। दूसरा है बिजली चालू होने के बाद अपने संपर्क को स्थान पर बनाए रखते हैं। तीसरा है बिजली बंद होने के बाद पूर्व स्थिति बनाए रखते हैं। चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखना, अर्गलन लेचिंग रिले होती है, वो सर्किट को कंटिन्यूटी का कार्य करती है, यानी कि आपकी विद्युत आपूर्ति बंद हो गई है तो पूर्व स्थिति तक बनाए रखने का कार्य कौन करेगा, अर्गलन रिले करेगी।
अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मरों को खालिस्तान से निर्धारित किया जाता है। ट्रांसफार्मरों को KVA से निर्धारित किया जाता है। ध्यान रखना KVA से क्यों, क्योंकि इसमें लोड धारा का मान पावर फैक्टर पर निर्भर करता है। तो इसका आउटपुट किस में निर्धारित किया जाता है, ट्रांसफार्मर की क्षमता KVA में निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, भारत में घरेलू प्रयोजन के लिए प्रयुक्त 3 फेज AC आपूर्ति की आवृत्ति का मान कितना होगा। घरेलू उपयोग के लिए आपूर्ति का मान होता है अपने 50 Hz होगा। आंसर ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 18, एक 10 ओम प्रतिरोधक तथा एक 5 ओम प्रतिरोधक को किसी DC वोल्टेज स्रोत से समानांतर रूप में जोड़ दिया। 10 ओम का जोड़ दिया और 5 ओम का जोड़ दिया। कौन से क्रम में जोड़ दिया, समानांतर क्रम में जोड़ दिया। वोल्टेज स्रोत से आहरित कुल धारा कितनी है, 15 एम्पीयर है। तो 5 ओम के प्रतिरोध में से होकर गुजरने वाली धारा का मान कितना होगा। देखो कैसे किया इन्होंने, समझो। एक तो प्रतिरोध है 10 ओम का, एक प्रतिरोध है 5 ओम का, ये दोनों जुड़ गए समानांतर क्रम में। यही कह रहा है 10 ओम और 5 ओम, 10 ओम और 5 ओम, और धारा का मान कितना है, 15 एम्पीयर इसमें धारा दे दी गई है। तो 5 ओम में कितनी धारा होगी, ध्यान रखना ये प्रतिरोध का मान अधिक है 10 ओम और 5 ओम प्रतिरोध का मान कम है। जिसमें प्रतिरोध का मान कम होगा वहाँ पर धारा का मान क्या होगा, अधिक। ये बात तो कन्फर्म है। देखो इससे पहले अपन अलग अलग तरीके हैं निकालने का, अपन सीधा तरीका बता देते हैं कि ये 5 ओम से 2 गुना प्रतिरोध है 10 ओम, सही है। 2 गुना प्रतिरोध है तो 10 ओम से 2 गुनी धारा प्रवाहित होगी 5 ओम में, यानी कि इसमें 10 एम्पियर प्रवाहित होगी और इसमें 5 एम्पियर प्रवाहित होगी। आंसर है अपना 10 एम्पियर। आंसर इज करेक्ट आंसर। दूसरी बात अपन इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले इस सर्किट का कुल प्रतिरोध निकालो, फिर कुल करंट निकालो, फिर वोल्टेज निकालो, और वोल्टेज समानांतर क्रम में समान रहता है, और फिर उसे वोल्टेज के अंदर प्रतिरोध का भाग देंगे तो करंट का मान अपने पास में ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र खालिस्तान पर घूर्णन करता है। 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर में उत्पन्न, स्टेटर का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, 2 चुंबकीय क्षेत्रों के स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र और रोटर चुंबकीय क्षेत्र। जो स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र सिंक्रोनस गति पर चलता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र खालिस्तान पर घूर्णन करता है। तो अपन सीधा आंसर है तुल्यकालिक गति, इसका आंसर अपना सही हो जाएगा। अगला है, किसी 3 फेज आपूर्ति में फेजों के बीच कोण का मान अपना कितना होगा। तो बताइए कितना होगा। देखो समझो, इसमें समझने का क्वेश्चन है। RYB 3 फेज अपने पास में। अब तीनों फेजों में 180 डिग्री, इन दोनों में 180 डिग्री, और इन दोनों में ये आगे बढ़ जाएगा 180 डिग्री। अगर आगे से आगे बात करें तो, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में इधर से बात करें अपन तो 180 आएगा। वो सॉरी 180 नहीं, 12, 180 नहीं आएगा। समझो RYB, इन दोनों में 120 डिग्री, इन दोनों में 120 डिग्री, और इन दोनों में डायरेक्ट आगे बढ़ेगा तो 120 डिग्री। लेकिन अगर इन दोनों में बात करें तो 120 डिग्री सही है। लेकिन अगर डायरेक्ट इससे इसके व्यू में पूछा जाए, आगे की नहीं डायरेक्ट व्यू पूछा जाए तो भी कितना होगा, इन दोनों में 120 डिग्री, इन दोनों में 120 डिग्री। तो इन दोनों की बात की जाए तो कोण का मान होगा 240 डिग्री R और B के बीच में। तो आंसर होगा हमारा ए आंसर इज सही होगा, 120 डिग्री और 240 डिग्री। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसका फेज क्रम RYB के अनुसार अपन को बताना है। ठीक है। अगर B और R के बीच पूछता, B और R के बीच में, तो 120 कहते हैं अपन, लेकिन R और Y के बीच में 120 और R और B के बीच 240 कोण का डिग्री का कोण होगा। अगला क्वेश्चन अपने पास में
क्वेश्चन नंबर 21। किसी ज्यावक्रीय वोल्टेज स्रोत में श्रृंखला के रूप में जोड़े गए संधारित्र तथा प्रतिरोधक पर विचार करें। संधारित्र के आर पार की वोल्टता प्रतिरोधक के आर पार की वोल्टता के तुल्य में 0 डिग्री कोण पर पश्चिमगामी है। 0 कितने डिग्री कोण पर? 0 डिग्री कोण पर पश्चिमगामी है। तो थीटा कोण का मान ज्ञात कीजिए। समझो इसमें, देखो कोण का मान पूछ रहा है इसमें। ये अपन वोल्टेज प्रतिरोध उस एक तो बात कर रहे हैं कैपेसिटर की और एक बात करता है प्रतिरोध की। ये अपना है वोल्टेज मान लिया अपन ने प्रतिरोध का और ये वोल्टेज मान लिया कैपेसिटर का वोल्टेज। इन दोनों में 90 डिग्री का कोण है। कितनी डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है। अब यदि ये रेखा अपनी अगर ये इधर से इधर बढ़ता, जैसे कि VL की बात करता, तो अपन 90 डिग्री कहते, इधर भी 90 डिग्री होता है इधर भी, लेकिन VR V से ये है सही रेखा, यानी कि एंटी क्लॉक वाइज बढ़ता है ये तो सही है, पॉजिटिव मान आएगा। और अगर क्लॉक वाइज बढ़ता है तो कौन सा मान आएगा? नेगेटिव मान आएगा। ये मान है अपना किसका? प्रतिरोध का मान है। प्रतिरोध से नीचे गिरता है कैपेसिटर वोल्टेज की बात, क्योंकि कैपेसिटर वोल्टेज करंट बढ़ाता है लेकिन करंट के वोल्टेज के मान को कम करता है। तो मान किस में आएगा? इसमें शुद्ध की बात होगी तो 90 डिग्री, अशुद्ध की बात होगी तो अपन 90 डिग्री से मान क्या कहेंगे? कम। तो कितना आंसर है इसमें? आंसर होगा 90 डिग्री। अब पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि बात किसकी हो रही है इसमें? कैपेसिटर की। अगर यहाँ पर भी धारा की बात हो जाती तो धारा में फिर क्या हो जाता है? वो पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है? धारा को बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पे संधारित्र के आर पार की वोल्टेज पूछी है तो वोल्टेज के मान को कैपेसिटर कम करता है। और कितना करेगा? शुद्ध होगा तो 90 डिग्री और अशुद्ध होगा तो 90 डिग्री से कम। लेकिन 90 का ऑप्शन शुद्ध और अशुद्ध इसके बारे में बताया नहीं गया है, तो अपन ऑप्शन के अनुसार 90 डिग्री आंसर करेक्ट आंसर कहेंगे। अगला क्वेश्चन है 10 घंटे की अवधि में 200 वाट बल्बों तथा 4 200 वाट बल्बों द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा का मान अपन को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो समझो इसमें, देखो 10 घंटे की अवधि में समय कितना है? 10 घंटे। 2 बल्ब कितने हैं? 100 वाट के। और 4 बल्ब कितने हैं? 200 वाट के। तो उसमें देखो अलग अलग निकालना चाहो तो अलग अलग निकाल सकते हो, एक जगह निकालना चाहो तो एक जगह अपन इसमें निकाल सकते हैं। तो सूत्र होता है अपने पास में WH बटा 1000। समय कितना है? वाटेज कितना है? 100 वाट तो ये हो गया, तो 2 बल्ब है तो कितना हो गया? 200 वाट हो गया। सही है। और 4 बल्ब कितने थे वाट के हैं? 200 के वाट। तो ये कितने हो गए? अपन यहाँ पे टोटल करेंगे, 4 को 200 से मल्टीपल करेंगे तो कितने हो गए? 4 बल्ब 200 वाट के, तो प्लस कितना हो गया? 800। तो टोटल कितने हो गए? 1000 हो गए अपने पास में। 1000 वाटे। समय कितना है? 10 घंटा बटा 1000। यहाँ पर तो 1000 से 1000 कट जाएगा, बच गया क्या? 10 बच गया यहाँ पे। तो अपना आंसर कौन सा सही होगा? 10 kWh अपना आंसर लीजिए, करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 3 समरूपी 2 वोल्टेज सेलों के आर पार 1 किलो ओम प्रतिरोधक समानांतर जोड़ा गया है। प्रतिरोधक से होकर जाने वाली धारा कितनी होगी? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 समरूपी 2 वोल्टेज के आर पार 1 किलो ओम प्रतिरोधक समानांतर क्रम में जोड़ा गया, प्रतिरोध में से होकर जाने वाली धारा का मान कितना होगा? देखो समरूपी यानी समान मान की, प्रत्येक कितना है? 2 वोल्टेज का है। तो देखो अपन ये कहेंगे कि अगर ये सभी कौन से क्रम में जोड़ गए? समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो इसका हल करने का तरीका देखो, यहाँ पर वोल्टेज का मान समान मान के है, समानांतर क्रम में तो वोल्टेज का मान होगा 2।
तो वी करंट ज्ञात करना आपको, आई बराबर होता है वी बटा आर। ओम्स लॉ के अनुसार वोल्टेज का मान है 2, प्रतिरोध का मान है 1 किलो यानी 1000। हल करेंगे अपन इसे, हल करेंगे तो कितना आएगा, 0.0030 लग जाएगी, भाग दिया तो कितना आया 2, 0.002। तो अपन इसे अगर इकाई शब्द में बदलते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपने पास में, 2 मिली एम्पेयर। इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि मिली में आंसर दे रखा है तो 2 मिली एम्पियर आंसर सही हो जाएगा। और मिली को वापस इसी में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, वही अपनी संख्या वापस अपने को प्राप्त हो जाएगी। 2/1000 कह दो या 2 मिली एम्पियर कह दो, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिरोधक को किसी वोल्टेज स्रोत से जोड़ा गया है, यदि वोल्टता दोगुनी की जाती है तो उस प्रतिरोध में विसरित होने वाली शक्ति का मान ज्ञात कीजिए। एक प्रतिरोध को किसी वोल्टेज स्रोत से जोड़ा गया है, सही बात है, वोल्टेज स्रोत से जोड़ दिया। यदि वोल्टेज का मान 2 गुना कर दिया जाए, वोल्टेज को 2 गुना बढ़ा दिया तो उस प्रतिरोध में विसरित होने वाली शक्ति का मान, ध्यान रखना हमेशा कि यदि वोल्टेज के मान को ये बढ़ा रहा है, वोल्टेज के मान को बढ़ा रहा और उसे क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया, तो ध्यान रखना वोल्टेज से 2 गुना बढ़ता है हमेशा प्रतिरोध में विसरित शक्ति का मान कितना होगा, 2 गुना। P बराबर V होगा। ध्यान रखना पावर वोल्टेज के वर्ग के अनुसार बढ़ती है, तो वोल्टेज को कितना कर दिया, 2, 2 का स्क्वायर कितना करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर चौगुनी हो जाएगी। बी आंसर इसमें क्या हो गया, सही आंसर, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोड का वहन करने वाली किसी 3 फेज सप्लाई में शक्ति तथा शक्ति गुणक के मापन हेतु अपेक्षित एकल फेज वाट मीटर की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। सबसे अच्छी बात तो यह है इसमें कि ये कह रहा है कि न्यूनतम संख्या पूछ रहा है इसमें। लोड का वहन करने वाली किसी 3 फेज बात है, बात किसकी है, 3 फेज में है। शक्ति व शक्ति गुणांक के मापन तो अपेक्षित एक फेज वाट मीटर की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। ध्यान रखना न्यूनतम वाट मीटर यदि संतुलित अवस्था में है तो 1 से भी हो जाएगा, लेकिन असंतुलित अवस्था में है तो यहाँ पर वाट मीटर की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो इसमें कह रहा क्या है कि शक्ति तथा शक्ति गुणांक के मापन हेतु अपेक्षित एकल फेज वाट मीटर की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो अपन ड्राइविंग ए लोड, सप्लाई ड्राइविंग ए लोड, लोड का वहन करने वाली किसी 3 फेज सप्लाई में, तो इसमें आंसर होगा अपना 2 नंबर आंसर, ये करेक्ट है आंसर। असंतुलित लोड में न्यूनतम वाट मीटर की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, समान गति से चलने वाला एक कार 4.5 घंटे में 198 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उस कार की गति क्या होगी। समय 4 दूरी वाला क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा इसमें आंसर निकाल लेना मैथ के तरीके से। 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना, किसी श्रृंखला टाइप ओम मीटर में पूर्णमान धारा विक्षेप की स्थिति तथा शून्य धार की स्थिति खाली स्थान को सुनिश्चित करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओम मीटर 2 प्रकार यानी प्रतिरोध मीटर है, प्रतिरोध मापने के लिए 2 प्रकार के होते हैं, तो सीरीज और एक समानांतर। तो ध्यान रखना इसमें कौन सा दे रखा है, सीरीज दे रखा है, तो सीरीज में आंसर अपना देखो, सीरीज में आंसर होगा अपना बी नंबर ऑप्शन। सीरीज वाला होता है वो अनंत से 0 का पाठ्यांक दिखाता है, ये तो होगा मैं सीरीज में बी नंबर होगा अनंत से 0। और अगर शंट वाला होता तो 0 से अनंत का अपना पाठ्यांक दिखाता है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। श्रृंखला टाइप हुआ तो अनंत से 0 और श्रृंखला यानी सीरीज, और अगर शंट टाइप होगा यानी तो वो 0 से अनंत। अगला क्वेश्चन अपना 28 नंबर क्वेश्चन, एक 20 ओम प्रतिरोधक तथा 1000 माइक्रोफेराड संधारित्र को एक स्विच द्वारा 5 वोल्टेज की डीसी सप्लाई से श्रृंखला के रूप में जोड़ा जाता है। स्विच को बंद करने की स्थिति में परिपथ के माध्यम से
जाने वाली धारा का मान कितना होगा। अगर अपन ने आपको पता है इसमें क्या कह रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सही है 20 ओम का भी है, 1000 माइक्रोफैरड का भी है, लेकिन सप्लाई देखो डीसी सप्लाई। आपको पता है किसी कैपेसिटर में अपन डीसी सप्लाई जोड़ देते हैं तो वह कैपेसिटर एक ओपन सर्किट के समान कार्य करेगा। किसके समान? ओपन सर्किट के समान कार्य करेगा। तो इसमें विद्युत धारा प्रवाह का मान क्या होगा? 0 होगा। ओपन सर्किट हो गया तो विद्युत धारा प्रवाह का मान क्या हो गया? इसमें 0 हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर में प्रारंभिक में 200 टन तथा द्वितीयक में 50 टन है। यदि प्रारंभिक में 240 AC का अनुप्रयोग किया जाता है, द्वितीयक में वोल्टेज का मान ज्ञात कीजिए। निकाल लेंगे अपन, क्या दिक्कत है। सूत्र होता है अपने E2/E1 बराबर है N2/N1। किसी ट्रांसफार्मर में प्रारंभिक में कितने टन हैं? 200। कितने टन है अपने पास में? 200। तो 200 टन तो यहाँ पे लिखेंगे N1 की जगह 200, और द्वितीय में कितने? 50। यहाँ पे कितने लेंगे? 50। प्रारंभिक वोल्टेज कितने? 240 वोल्टेज। तो अपन देखो कैसे E2 का मान निकालना है। 240 को गुणा करेंगे 50 से, और इसमें मल्टीपल वज्र गुणा करके 200 का भाग लगा देंगे। तो अपना आंसर कौन सा आंसर आएगा इसके अंदर? आंसर हल करेंगे तो आंसर आएगा इसमें 60 वोल्टेज। अपना आंसर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना 32 नंबर क्वेश्चन है अपना 29 नंबर हो गया अपना 30 नंबर क्वेश्चन अपना। 1-2 ओम प्रतिरोधक तथा 1 ओम प्रतिरोधक को श्रृंखला में जोड़ दिया। 2 ओम और 1 ओम 3 ओम हो गए। रूप में एक 6 वोल्टेज की बैटरी से जोड़ दिया। 2 ओम प्रतिरोध में विसरित शक्ति कितनी होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 ओम की बैटरी में विसरित शक्ति का मान कितना होगा? देखो पहले ये क्या कह रहा है कि एक तो 2 ओम है, 2 ओम, एक ओम और जोड़ दिया 6 वोल्टेज से अपन इसने जोड़ दिया। ठीक है, 2 ओम प्रतिरोध में विसरित शक्ति का मान क्या होगा? तो ये क्या कह रहा है? 2 ओम की बैटरी में विसरित शक्ति का मान 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 6 वोल्टेज, ये एक है ना, 6 वोल्टेज। अब समझो इसमें कि 2 और 1 है तो टोटल प्रतिरोध कितना हो गया? 3 ओम अपना टोटल प्रतिरोध है। करंट की बात करेंगे तो I बराबर क्या होता है? V/R। 6 में 3 का भाग दिया तो कितना हो गया? 2 एम्पीयर अपने पास में करंट। तो श्रृंखला है तो सब में 2 एम्पीयर करंट ही जाएगा। अब ये पूछा है यहाँ पे देखो 2 ओम प्रतिरोध में विसरित शक्ति। क्वेश्चन में 2 ओम में पूछ रहा है नीचे, तो 2 ओम में तो 2 तो ये प्रतिरोध है और 2 एम्पीयर करंट हो गया। तो सूत्र होता है P बराबर I² इंटू R। आई का मान कितना है? 2। 2 का स्क्वायर किया 4, 2 का स्क्वायर किया तो 4 इंटू प्रतिरोध का मान कितना है? तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो अपना आंसर कितना होगा इसमें? 8 वाट का आंसर इसमें करेक्ट आंसर होगा। अब भी आंसर अपना इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में ये पेपर का पूरा सॉल्यूशन अपन समझेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भैया।